हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, इसका जो मेन पोर्शन था इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग भी कर ली थी और सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए थे, लेकिन इसमें कुछ बच्चों ग्रामर पोर्शन बच गया है, उसे ही आज हम सॉल्व करके इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप ये बुक अपने पास ओपन करेंगे, होगी आपके पास, और बच्चों आप आ जाएंगे सीधे पेज नंबर 12 पर। कहाँ पर आएंगे? पेज नंबर 12 पर। तो बच्चों आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ई तक मैंने आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एफ हमें सॉल्व करना है और हमें ये भी देखना है कि जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड मेन पोर्शन था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ ग्रामर पोर्शन दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है, लेकिन अब दे रखा है तो हमें सॉल्व भी करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे कि इसमें ग्रामर पोर्शन में क्या क्या हमें करना है वही हम देखते हैं, और उसी हिसाब से हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर एफ लिखा हुआ है पुट द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। लिखा हुआ है बच्चों, देखो नीचे 1 2 3 करके 7 8 9 10 सेंटेंसेज लिखे हुए बच्चों। अब इन 10 सेंटेंसेज में ना, ये जो सेंटेंस कब होता है? जब उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर हो, कोई प्रॉपर मीनिंग निकले। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन वो जंबल कर दिया गया, उनको मिक्स कर दिया गया है। तो जब तक इनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लेकर आएंगे तब तक इनका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा, और जब इनका मीनिंग नहीं निकल पाएगा तो इन्हें सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। बच्चों बात समझ आ रही है? ये सब बातें मैं आपको इंग्लिश सेकंड में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो बेसिकली ये तो है ग्रामर, इंग्लिश सेकंड का चैप्टर है ये। अब लेकिन दे रखा है हमारे बुक में, तो थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हमारा रीअरेंजमेंट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? दोबारा व्यवस्थित करना, दोबारा क्रम में लगाना। तो बच्चों ये जो वर्ड्स है ना, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताता हूँ आपको। यू मैरी ए और डिड गिफ्ट बर्थडे सेंड ऑन। ठीक है, मैं बुक रख देता हूँ। देखो बच्चों, देखो यू मैरी ए गिफ्ट योर डिड गिफ्ट बर्थडे सेंड ऑन, कुछ भी नहीं समझ में आएगा बच्चों, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, ये सब बातें नहीं पता होंगी। फिर दूसरी बात, इनके काम क्या क्या हैं, ये क्या काम करते हैं। जैसे मैं कह दूँ नाउन क्या काम करता है, तो नाउन बच्चों इंग्लिश ग्रामर में 5 वर्क करता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, फिर मैं पूछूँ प्रोनाउन क्या काम करता है, तो बताएंगे प्रोनाउन सर नाउन का छोटा भाई है। क्या है? नाउन का छोटा भाई है। तो जो काम नाउन कर सकता है वही काम प्रोनाउन भी करेगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या काम करता है बच्चों? एडजेक्टिव ऐसा काम करता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। बात समझ आ गई? उनको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम करता है बच्चों, नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। बात समझ आ गई? चलो
एडवर्ब क्या काम करता है बच्चों? एडवर्ब हमारा ये काम करता है कि जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की जो क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसको एक्सप्लेन करे, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है बच्चों? कंजंक्शन एक हमारा ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस से दो वर्ड्स और या दो क्लॉजेज को ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है। बात समझ आ गई? प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन क्या करता है बच्चों? किसी सेंटेंस में किसी नाउन को ऐड करने के लिए या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम नाउन ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये तब आपको आएंगी जब मैं आपको पूरा ग्रामर पढ़ा हो चुका हूँगा, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। वरना आप जानेंगे कि कैसे इसमें सब्जेक्ट यू बनेगा या फिर मैरी बनेगा या फिर गिफ्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम केवल नाउन या प्रोनाउन करता है। तो बच्चों ये भी प्रोनाउन है, ये नाउन है, और ये गिफ्ट भी क्या है? एक नाउन है, और बर्थडे भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है। तो बच्चों पता कैसे चलेगा कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बना पाओगे आप? इसको तो पूरा मिला दिया है। तो बच्चों इस बात को आप समझो कि ये जो सेंटेंसेज आपके रीअरेंजमेंट वाले हैं वो आप तभी कर पाओगे जब मैं आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ा चुका होऊंगा तब। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस बात के लिए आप लोड न लेना कि आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? इसका कारण ये है क्योंकि बच्चों जब तक आपके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी पार्ट ऑफ स्पीच की, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों आपके बात समझ में आई? तो बच्चों मैं आपको इसका आंसर लिखवाते जा रहा हूँ। जब आपका इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इस तरीके के सेंटेंस को खुद से खुद रीअरेंजमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। अभी आप उस काबिल नहीं होंगे। बात समझ में आया बच्चों? तो मेरी ये बात आप ध्यान रखना कि मैं केवल यहाँ पर आंसर इनके लिखते जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसका आंसर मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन हर बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल नंबरिंग करके उनको रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ और आप उन्हें नोट करते चले जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बात समझ आए बच्चों? तो चलो ये क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन वैसे डिलीट कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 1 का इसको रीअरेंज करके लिखूंगा। क्या करूँगा? इसको रीअरेंज करके लिखूंगा। एक बात नोट कर लेना कि जब हम कोई सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करते हैं तो अगर हमारे जंबल्ड सेंटेंस जो क्वेश्चन दिया था जितने वर्ड हैं हम सारे वर्ड का यूज करना पड़ता है। कोई भी वर्ड आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी वर्ड आप स्किप नहीं कर सकते, ना अपनी तरफ से आप कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। जितने वर्ड हैं आपको उसी में एक प्रॉपर सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो बच्चों चलो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यू मैरी ए योर डिड गिफ्ट बर्थडे सेंड ऑन। इसका लिखेंगे डिड मैरी, डिड मैरी बच्चों बड़े से लिखना, प्रॉपर नाउन है MARIE। डिड मैरी सेंड, डिड मैरी सेंड send you a gift on your birthday। क्या मैरी ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भेजा? ठीक है। अब बच्चों देखो मैं क्या कह रहा था, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा वर्ड है? ये वर्ब है। पता कैसे चलेगा? जब मैं पढ़ा दूंगा तब जब बन पाओगे आप। अब डिड है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे पता चलेगा? जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इसका सेंड, सेंट, सेंट 3 फॉर्म होता है बच्चों, लेकिन जब डिड लग गया तो इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कब पता चलेगा? जब मैं पढ़ा दूंगा तब पता चलेगा। ठीक है। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या इससे कोई और सेंटेंस बन सकता है? नहीं बच्चों, इसका सेंटेंस यही बनेगा। ठीक है, यही सही है इसका। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैरी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, यू को सब्जेक्ट बना दिया जाए। तो डिड यू सेंड मैरी ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। तो ये सेंटेंस बच्चों गलत क्यों जा रहा है? क्योंकि आप अपने बर्थडे पर मैरी को गिफ्ट नहीं देंगे, मैरी आपको ही गिफ्ट देगी, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। तो इसलिए मैं मैरी को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। बात समझ आ रही है? चलो
अब बच्चों ये आपको बाउंस कर रहा होगा, मुझे पता है, मेरी ये बात आपको बाउंस कर रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बाउंस करा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ए विल मैसेज टू ही ब्रदर टू सेंड हिज। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे आया है ही, तो आपकी मजबूरी है कि आप ही को सब्जेक्ट बनाएं। क्यों? क्योंकि ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन बच्चों सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बात समझ आ गई। ब्रदर भी काम कर सकता है, ठीक है, ब्रदर भी काम कर सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ब्रदर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ही को आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखेंगे इसका, ही विल सेंड a message to his brother। he will send a message to his brother। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे बच्चों, मैं केवल आंसर लिखा रहा हूँ उसका, ठीक है। हैज ए सी न्यू एस्टरडे बॉट कंप्यूटर। इसका लिखेंगे सी हैज बॉट। अब देखो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट ही बनेगा। सी हैज बॉट अ न्यू कंप्यूटर एस्टरडे, ठीक। 4th पे आ जाओ। लिखा हुआ है गेम प्लेड देम ऑफ वी हॉकी ए विथ। वी प्लेड a game of hockey with a लिखेंगे we played a game of hockey with them। with हमने उनके साथ हॉकी का एक खेल खेला, ठीक है। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। लिखा हो बुक इंटरेस्टिंग दिस मेनी कंटेन्स स्टोरीज। लिखेंगे दिस बुक कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लिखेंगे दिस बुक कंटेन्स many interesting स्टोरीज। यह बुक बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज रखती है, ठीक है, या फिर कंटेन करती। कंटेन करने का मतलब होता है बच्चों अपने अंदर रखना। कंटेन करना मतलब किसी चीज़ के अंदर रखना। तो बुक के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। 6 पे आ जाओ बच्चों। 6 है, लिखा हुआ है आर ए दे डेज ट्रेनिंग अटेंडिंग दीज कैंप दीज। इसका लिखेंगे दे आर अटेंडिंग a training camp these days। लिख लेंगे दे आर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग कैंप दीज डेज। वे इन दिनों एक ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे हैं। बच्चों आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट बार कराऊंगा।
नोट कर लिया होगा आप, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। लिखा हुआ है ए मॉर्निंग गोज टू टेम्पल ही प्रे इनटू द। अब इसका बच्चों सीधे जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको ना, तो आप सीधे बता देंगे ही गोज टू ए टेम्पल, ही गोज टू अ टेम्पल to pray in the morning। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह प्रत्येक दिन सुबह को एक मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। वन हैज़ 1000 ए रुपी सी लॉस्ट सफर्ड ऑफ। इसका लिखेंगे सी हैज़ सफर्ड ए लॉस ऑफ 1000 रुपीज़। सी हैज़ सफर्ड a loss of 1000 rupees, 1000 rupees। She has suffered a loss of 1000 rupees। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। लिखा हुआ है विल स्पीच मिनिस्टर हेयर डिलीवर टुमारो ए द। इसका लिखेंगे मिनिस्टर विल डिलीवर अ स्पीच हेयर टुमारो। लिखेंगे मिनिस्टर विल डिलीवर अ स्पीच। यहाँ पे बच्चों द मिनिस्टर लिखना पड़ेगा, इसमें द भी लिखा हुआ है। द मिनिस्टर will deliver a speech here tomorrow। अब बच्चों इसमें एक खास बात है, बताता हूँ, लास्ट लिख लो फिर बताता हूँ। नॉट कैमल डंकी स्पीक टू डाई द। इसका लिखेंगे द कैमल डिड नॉट स्पीक टू द डंकी। द कैमल डिड नॉट स्पीक टू द डंकी। द कैमल did not speak to the donkey। अब बच्चों देखो, दो बातें सीखने वाली मुझे मिल गई यहाँ पे सिखाने के लिए। देखो इसका मतलब क्या है, द मिनिस्टर विल डिलीवर अ स्पीच हियर टुमारो। कल मंत्री जी यहाँ पर एक भाषण देंगे, ठीक है। तो स्पीच के लिए डिलीवरी का यूज करते हैं, किसके लिए, इसको हाईलाइट करना। डिलीवर अ स्पीच मतलब भाषण देना। इसका क्या मतलब होता है, भाषण देना। भाषण देना क्या बोलेंगे, डिलीवरिंग ए स्पीच। बात समझ आ गई। द कैमल डिड नॉट स्पीक टू द डंकी। अब बच्चों ये बताओ मैंने सब्जेक्ट इसको बनाया है और इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मतलब इसका मतलब ये कैमल ने डंकी से बात नहीं की या उससे नहीं बोला। तो बच्चों हमारे पास क्या सबूत है कि कैमल ने ही डंकी से नहीं बोला। ये भी तो सकता है डंकी ने कैमल से ना बोला हो, तो इसको लिख सकता है द डंकी डिड नॉट स्पीक टू द कैमल। ये भी सही हो जाएगा हमारा। बात को समझो, कहने का ये मतलब है कि जब हमारे पास जितने भी तरीके होंगे हम उतने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कोई जरूरत नहीं कैमल ही डंकी से नहीं बोल रहा है, डंकी भी तो कैमल से नहीं बोल सकता है। तो डंकी को यहाँ लिख सकते हो, कैमल को यहाँ भी लिख सकते हो, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताया कि जब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमारा मतलब सही निकलना चाहिए, मीनिंग सही निकलना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है।
और जितने वर्ड हमारे सेंटेंस में दे रखेंगे उतने ही वर्ड का हमें यूज करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आपको बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों इसे मैं डिलीट करता हूँ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। बच्चों आप ग्रामर पोर्शन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है? आप इसका टेंशन छोड़ दें कि आप इससे अच्छा कहीं ग्रामर सीख पाएंगे, कहीं नहीं सीख पाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है? बस जितना सिखा रहा हूँ सीखते जाओ, जितना बता रहा हूँ करते जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, पहले तो ये जान लो, लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है बच्चों समझना, ठीक है? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। मतलब कि एक इसको बोलते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं, मतलब कि पढ़कर समझना। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब होता है पढ़कर समझना। और यहाँ पर लिखा हो पैसेज, तो मतलब पैसेज को आप पढ़िए, उसको समझिए और उसका उत्तर दीजिए जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जी लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि इस पैसेज को पढ़िए और उसका मतलब समझिए और उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर दीजिए। तो बच्चों अब मैं ये तो लिखूंगा नहीं रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है? अब आप उसको खुद लिखेंगे, पैसेज का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? लिखते जाइए। ये पैसेज किसने कहा बच्चों? ये पैसेज बोला है सचिन तेंदुलकर जी ने। सचिन तेंदुलकर कौन है? सचिन तेंदुलकर बच्चे हमारे इस समय के देश के सबसे बड़े क्रिकेटर थे। अभी वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। 100 शतक उन्होंने लगाए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है, ठीक है? तो विराट कोहली हो सकता है तोड़ दें, लेकिन देखो आगे क्या होता है, ठीक है? चलो हम पढ़ते हैं पैसेज को। लिखा हुआ है आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द माइंड। मैंने हमेशा दिमाग मतलब कि माइंड के पावर में विश्वास किया है। क्या किया है? दिमाग के पावर में विश्वास किया है। बच्चों हमारे दिमाग में इतना पावर है ना जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? फिर लिखा हुआ इट गोज वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। इट गोज वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। यह आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। जितना आप सोचते हैं कि मेरा दिमाग काम कर सकता है, उतना उससे ज़्यादा आपको एक दिमाग करके दिखा सकता है, ठीक है? इन इट्स एबिलिटी टू पुश इटसेल्फ बियॉन्ड वाट यू माइट थिंक इज इट्स लिमिट। आपको जो लगता होगा ना कि इससे ज़्यादा मेरा दिमाग नहीं कर सकता है, ये उससे भी आगे जा सकता है। बात को समझो, क्या लिखा हुआ है? यह आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड जा सकता है, आपके कल्पना के उस पार जा सकता है, आपकी कल्पना को पीछे छोड़ सकता है। किस एबिलिटी में? इन इट्स एबिलिटी, इसके सामर्थ्य में। इसके एबिलिटी क्या है? पुश इटसेल्फ बियॉन्ड व्हाट यू माइट थिंक इज इट्स लिमिट। जो आपके इसका लिमिट मानते होंगे, जो मानते होंगे कि इसके आगे यह नहीं जा सकता, उसके भी वो पुश कर सकता है, उसको भी वो पार कर सकता है, उसके भी वो आगे जा सकता है। बात को समझे? इन इट्स एबिलिटी टू रीएडजस्ट, इसकी एक और एबिलिटी है क्या? रीएडजस्ट करने की। रीएडजस्ट का मतलब क्या होता है? दोबारा से एडजस्ट करने की। बात समझ में आ गई? रीअलाइन, दोबारा से मतलब कि पोजीशन को धारण करने की। एंड रिफोकस, दोबारा रिफोकस करने का, दोबारा ध्यान केंद्रित करने का। बात समझ गई? इसकी एबिलिटी क्या है बच्चों? रीएडजस्ट कर सकता है, रीअलाइन कर सकता है, रीफोकस कर सकता है, दोबारा फोकस कर सकता है। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा कर सकता है। बात समझ में आ गई? इट इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। इट इज़ समथिंग इनक्रेडिबल, यह कुछ अतुलनीय है, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुलनीय, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके। बात समझ आ गई? द माइंड एंड इफ़ यू फोकस, और यदि आप फोकस करते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट द माइंड कैन एकम्प्लिश। कोई सीमा ही नहीं है। यदि आप फोकस करके कोई काम कर रहे हैं
तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि आपका दिमाग क्या चीज़ प्राप्त कर सकता है। एकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना। तो आपका दिमाग कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ये आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दैट पावर ऑफ माइंड टू माई गेम। मैंने दिमाग के इस पावर को अपने खेल में लाने की कोशिश की है। मैंने दिमाग के अपने इस पावर को अपने खेल में लाने की कोशिश की है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, व्हेन आई वॉकड इनटू द मिडल, जब मैं मिडल में जाता हूँ। मिडल में कहाँ? जब क्रिकेट खेलने बच्चों ग्राउंड होता है, ग्राउंड में बीच में क्रीज होती है, जब मैं क्रीज पर जाता हूँ, मिडल में जाता हूँ। इट इज़ माई 4th और 5th वॉक एज आई हैव ऑलरेडी डन सो सेवरल टाइम इन माई हेड। मैं अपने दिमाग में पहले ही सोच लेता हूँ कि मैंने यह काम 5-6 बार पहले ही कर लिया है, या फिर मैं अपने दिमाग में पहले ही उसका पिक्चर बना लेता हूँ कि मैंने कैसे कैसे काम करना है। बात समझ आ गई? और लिखा हुआ है इट गिव्स मी एन एज, और ऐसा करने से मुझे एक एज मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। बात को समझना यहाँ पर मतलब क्या कह रहा है कि जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ, मैं कोई गेम खेलने जाता हूँ, तो जो जो मेरे साथ हो रहा होता ना, तो उसको मैं पहले ही इमेजिन कर लेता हूँ, उसको पहले ही सोच लेता हूँ। 5-6 बार मैं ये काम कर लेता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो पहले भी कर चुका हूँ, और इससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, मुझे एक एज मिलता है, मुझे एक हौसला मिलता है। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था इसका पूरा मतलब। अगर मतलब आपको नहीं समझ में आओ तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, जी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। ठीक है, क्या क्या वर्ड्स हैं बच्चों? लिखा हुआ है इमेजिनेशन, फर्स्ट वर्ड है इमेजिनेशन। सेकेंड वर्ड है बच्चों लिमिट का मतलब क्या होता है बताएंगे अभी। रीअलाइन ALIGN है बच्चों ये, रीअलाइन। इनक्रेडिबल accomplish accomplish क्या मतलब होता है बच्चों? तीनों का मतलब लिखेंगे। फर्स्ट है इमेजिनेशन क्या मतलब होता है बच्चों? इमेज आपको दिख रहा होगा, इमेज मतलब पिक्चर, इमेजिनेशन का मतलब होता है जैसे मैं मान लो यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके नहीं लाए, मैं आपको पीट रहा हूँ। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? अपने दिमाग में सारी चीज़ों का पिक्चर बना रहा हूँ, उन्हें सोच रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन। अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करना क्या कहलाता है? इमेजिनेशन कहलाता है। अच्छा एक और एग्जाम्पल, मान लो आप घर पर हो, आपको बाहर निकलने को तो मिल नहीं रहा होगा इस समय, आप घर के बाहर तो निकल नहीं पा रहे होगे, तो आप सोच रहे होगे कि यार पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कैसे खेलते थे? घर से निकलते थे, बैट उठाते थे, बैट उठा के ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड में जाने के बाद सारे दोस्त आते थे, फिर मेरा दोस्त बॉलिंग करता था, मैं बैटिंग करता था, फिर जब मैं आउट हो जाता था तो मैं फील्डिंग करता था, मेरा दोस्त बैटिंग करता था। आप ऐसे ही इमेजिनेशन तो करोगे, ऐसे ही तो सोच को लाओगे, तो सोचोगे, तो अपने सोच को पिक्चर्स का रूप देना ही इमेजिनेशन कहलाता है। अपनी सोच को पिक्चर्स का रूप देना ही इमेजिनेशन कहलाता है। तो लिख लेंगे इमेजिनेशन का मतलब, लिखेंगे द एबिलिटी टू क्रिएट पिक्चर्स इन योर माइंड, द एबिलिटी टू क्रिएट पिक्चर्स इन योर माइंड, योर हटा दो, वंस लगा दो, बस समझे, इन वंस माइंड। अब ये क्यों हुआ ये आप बाद में समझ पाओगे, ठीक है। लिमिट ले आओ, लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं कह दूं
आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक, आपके पास 100 रुपीज़ है। तो मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपीज़ तो हैं, लेकिन आप केवल 50 रुपीज़ खर्च कर सकते हो, ओनली 50 रुपीज़ आप स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक लिमिट हो जाएगा। आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च आप नहीं कर सकते। 50 रुपीज़ से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे में कह दो आप साइकिल लेके निकलते होगे, तो आपकी मम्मी कहती है साइकिल ज़्यादा दूर मत जाना, सिर्फ गाँव मोहल्ले में ना, दूर मत जाना साइकिल लेकर के, नहीं तो गायब हो जाओगे तुम। तो आपको मम्मी ने आपको लिमिट कहाँ तक दे दी? आपके मोहल्ले की, ठीक है। आपके मोहल्ले की लिमिट कहाँ हो गई? आपकी लिमिट हो गई, उससे ज़्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। बात समझ आ गई? तो लिमिट का मतलब होता है ए सर्टेन पोजीशन वेयर फर्दर यू कैन नॉट मूव, जिसके आगे आप नहीं जा सकते। ए लिमिटेशन इज ए एरिया फर्दर विच यू कैन नॉट गो, जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप लिखेंगे इसका, इंग्लिश में लिखेंगे ए पॉइंट एट विच a point at which something stops being possible। मतलब कि ए पॉइंट एट विच समथिंग स्टॉप्स बीइंग पॉसिबल, जिसके आगे कोई चीज़ नहीं हो सकती है। रीअलाइन, रीअलाइन का क्या मतलब होता है बच्चों? देखेंगे इसका, टू चेंज द डायरेक्शन और पोजीशन स्लाइटली। स्लाइटली मतलब बच्चों क्या होता है? स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा। जैसे जानते हो जब कंप्यूटर पढ़ोगे ना, तो एक वर्ड होता है ऐसे, मान लो मैं लिख रहा हूँ बी, ये सीधा लिखा हुआ है, लेकिन बी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, तो वो जाता है रीअलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया, ये झुक गया, डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, इसी को बोलते हैं अलाइन, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चेंज कर देना या पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देना, रीअलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीअलाइन। नेक्स्ट बच्चों, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों, इनक्रेडिबल का मतलब अतुलनीय, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर पाए, ठीक है, जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर पाए, ठीक है। लिख लेना इसका, हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मतलब कि विश्वास करना जिस पर कठिन हो। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का क्या मतलब होता है बच्चों? टू बी सक्सेस, टू बी सक्सेस, टू बी सक्सेस इन डूइंग समथिंग। कुछ करने में बच्चों पूरी तरीके से सफल हो जाना ही क्या कहलाता है? एकम्प्लिश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एकम्प्लिश कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है। आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, अगर टाइम नहीं मिला तो नोट कर लो। तो चलो बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उन्हें कराऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे एक एक चीज़ को सीखते चलिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये बच्चे नहीं रह गए हैं। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, उन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इसको करवा इसलिए नहीं रहा हूँ, करवा सकता हूँ, करवा भी दूंगा, लेकिन आप भी कुछ करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लेवल के लिए। बात समझ आ गई बच्चों? तो अपना आप ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलिए। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे सीखिए, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।